स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की बात करी थी, ठीक है ना। यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में हमें पढ़ना था, डिस्कस करना था। तो अपनी हेडिंग है भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखें ज़रा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। और इसमें मैंने एक दो पॉइंट आपको बता भी दिए थे कि अगर जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम चेक करते हैं किससे, प्लस आई माइनस आई, ये जितने भी इफेक्ट होते हैं बस यही इफेक्ट हमें चेक करने होते हैं। और जहाँ पर प्लस वाले इफेक्ट ज़्यादा होंगे वहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि मेरे पास दो स्पीसीज है ऐसे करके, एक तो यहाँ पर कोई जुड़ा है एक्स ग्रुप, एक इस पर कोई जुड़ा है वाई ग्रुप। वाई का इफेक्ट जो है वो है भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। वाई जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है और एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट रखता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स विड्रॉ करता है जबकि वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस केस में क्या होगा कि X तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बोकेटाइन का मतलब ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। और भाई ये स्टेबल कब होगा, जब इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी दूर हो गई तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हमें यही चेक करना है कि कहाँ इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी दूर हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज विल बी डिक्रीजेस। और भाई पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ चेक करते हैं अपन, यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये दो चीज़ें हैं, क्लियर है बात। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखना जरा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप कौन से होंगे, माइनस वाले, माइनस आई माइनस एम वाले। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, प्लस वाले, कि प्लस आई या प्लस एम या प्लस एच वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फ्रॉम हियर आई कैन से, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व ये समानुपाती होगा किसके, प्लस वाले प्रभाव के, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई प्रभाव के। कि प्लस वाले प्रभाव जितने ज़्यादा आएंगे, है ना, प्लस एम प्लस एच या प्लस आई जितना ज़्यादा होगा स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। और माइनस एम या माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। माइनस वाले प्रभाव जितने ज़्यादा होंगे ये उतना ही स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर है बात। तो भाई ये छोटा सा पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब आज हम बात करेंगे कि भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे किसी भी कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जो है वो हम चेक कर सकते हैं, है ना। यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करने जा रहे हैं। देखना जरा कि भाई कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित कर सकते हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। देखना जरा, देखो भाई सबसे पहला कारक है अनुनाद। अनुनाद, ठीक है। कि भाई मैंने आपको बता रखा है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में अनुनाद चलता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अनुनाद चलेगा तो स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। कारण क्या है अनुनाद की वजह से स्थायित्व बढ़ने का, तो भैया इसका सीधा सा कारण है अनुनाद की वजह से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है,
क्योंकि अनुनाद के कारण आवेश का वितरण हो जाता है। क्यों बढ़ती है भाई? क्योंकि अनुनाद के कारण आवेश का वितरण होता है। तो बस अनुनाद के कारण आवेश का वितरण होने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि भाई स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो आपको एक कार्बन पर दिख रहा है और अगर वहां अनुनाद चल रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अलग अलग कार्बन पर वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मैं बोल दूंगा भाई अनुनाद ये समानुपाती होगा किसके? कार्बोकेटाइन के स्थायित्व, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। अनुनाद कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी अनुनाद मतलब अनुनाद जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कारण क्या है इसका? कारण है आवेश का वितरण, कि कार्बोकेटाइन में अगर अनुनाद होगा तो पॉजिटिव चार्ज वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, पहला अनुनाद। दूसरा है अतिसंयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, H प्रभाव। अतिसंयुग्मन भाई देखो, अतिसंयुग्मन ये भी बिल्कुल अनुनाद के जैसा ही है। भाई देखना कि जैसे मेरे पास ये कोई कार्बोकेटाइन है, ये कोई कार्बोकेटाइन है। अब भाई कार्बोकेटाइन में अतिसंयुग्मन चल सकता है। कैसे चलेगा? कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो इसकी अतिसंयुग्मन से स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा? भाई कुछ ऐसी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ये H+, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आ जाएगा तो ये वाला H+ के फॉर्म में फ्री, फिर ये वाला H+ के फॉर्म में फ्री, फिर वापस से ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो वापस से ये वाली स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगी एक एक करके। यही किया था अपन ने अतिसंयुग्मन। तो भाई यहाँ पर भी जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है ना, वो पॉजिटिव चार्ज वितरित हो रहा है। कहाँ का? हाइड्रोजन पर वितरित हो गया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल आवेश का वितरण ही होता है एक तरीके से, है ना। और आवेश का वितरण होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? हमेशा इंक्रीज होती है। लेकिन भाई उतना ज़्यादा वितरण नहीं होता है जितना अनुनाद में होता है। अनुनाद में ज़्यादा वितरण होता है आवेश का, इसलिए अनुनाद से ज़्यादा स्थायित्व आता है बजाय हाइपर कॉन्जुगेशन के। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई MHI में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होते हैं वो हमेशा M प्रभाव से होते हैं, फिर H प्रभाव से होता है, फिर I प्रभाव से होते हैं। क्लियर बात? तो भाई ये अपने पास अतिसंयुग्मन, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन ये प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कि भाई अपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जितनी ज़्यादा होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, वो है भाई आई प्रभाव। ठीक है भाई, आई प्रभाव। तो यहां पर देखना जरा, अभी मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व ये समानुपाती होता है किसके? प्लस आई प्रभाव के। क्लियर बात? कि भाई प्लस आई प्रभाव जितना ज़्यादा होगा कार्बोकेटाइन अपना उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। बेसिकली ये तीन फैक्टर अभी के लिए देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बाद में अगले जो फैक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। देखो ज़रा एग्जाम्पल की बात करूँ अगर मैं यहाँ पर, तो जैसे एक तो मेरे पास ये कोई कार्बोकेटाइन है भाई CH2+, एक मेरे पास ये कोई कार्बोकेटाइन है, एक ये कोई कार्बोकेटाइन है, आपको यहाँ पर बोला है कि भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे इनको अरेंज करो। तो भाई सबसे ज़्यादा इसमें देखो अनुनाद सबसे कहाँ है? 3 बेंजीन रिंग है, इसमें अनुनाद सबसे ज़्यादा होगा। चारों तरफ अनुनाद होगा, 3 बेंजीन रिंग है। यहाँ पर जो है वो 2 तरफ अनुनाद होगा, यहाँ एक ही तरफ अनुनाद होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है भाई? थर्ड वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर बात? तो भाई ये अपने पास प्लस आई प्रभाव, या कैसे भी चेक कर लो, अनुनाद ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। एक एग्जाम्पल मैंने आपको और बताया था लास्ट क्लास में, CH3C और ये CH3 और ये CH3, ये पॉजिटिव, ये CH3, ये CH और ये CH3, ये पॉजिटिव, फिर ये CH3 और ये CH2 पॉजिटिव, और लास्ट में है CH3 पॉजिटिव। यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, वापस से बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि पहले M को, फिर H को, फिर I को चेक करो। तो पहले M प्रभाव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर संयुग्मन की कोई कंडीशन नहीं है, अति संयुग्मन की कंडीशन है, तो प्लस H प्रभाव हो सकता है। यहाँ पर देखना जरा, अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा और अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने? 3,
इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, कितने हैं 0, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9। क्लियर बात। तो भाई अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो प्लस एच ज़्यादा होगा, और प्लस वाले प्रभाव जितने ज़्यादा होंगे हम बोलेंगे, देखो ज़रा ये रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर हो जाएगा सेकेंड, फिर थर्ड, और सबसे कम स्टेबल फोर्थ। ये वाला देखते हैं ज़रा 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये जो है वो आप CH3 मिथाइल कार्बोकेटाइन है। तो अगर वैसे स्टेबिलिटी चेक करें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल। आपको ये वाला ऑर्डर मैंने आपको डायरेक्टली याद रखने के लिए भी बोला था। क्यों भाई? क्योंकि डायरेक्टली इसको हमें आगे काम में लेना है। जबकि कार्ब एनायन का सीक्वेंस कैसा आया था? कार्ब एनायन का सीक्वेंस उल्टा आया था। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आया था भाई? सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो मिथाइल कार्ब एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल था। कार्बोकेटाइन का क्या आएगा? अपोजिट आएगा उसके। क्लियर है बात? और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको तो मैं मिटा रहा हूँ। देखो जरा नेक्स्ट, एक तो ये है, ठीक है। अब भाई ये जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत ही ध्यान से इसको ट्रीट करना है। चलो एक बार इन दोनों को ले लेते हैं अपन। हाँ भाई, एक तो ये है, एक ये है। इन कार्बोकेटाइन का नाम देखता है जरा भाई। एक मैंने आपको IUPAC नाम में जहाँ रेडिकल बताए थे वहाँ एक ग्रुप बताया था, ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये वाला ग्रुप। एक ग्रुप मैंने आपको ये वाला ग्रुप बताया था, और एक ग्रुप मैंने आपको ये बताया था। क्लियर है बात? ये देखना ज़रा, इस ग्रुप का नाम क्या था? एलाइलिक या एलिल, ठीक है। इसका नाम क्या था? वाइनिल या विनाइल, या इसको एलाइल भी बोलते हैं, और इसका नाम बेंजाइल, ठीक है। तो भाई ये जो कार्बोकेटाइन है ये इस ग्रुप से मिलता जुलता है, इसलिए इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और नाम भी आपको ध्यान में रखना, इसका नाम होगा भाई बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो एक एलाइलिक है, एक बेंजाइलिक है। हमें चेक करना है इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला होगा। तो भाई देखो ज़रा कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम बोलते हैं कि भाई देखो दोनों के दोनों में अनुनाद है, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसमें भी अनुनाद है और इसमें भी ये वाला पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ क्या करेगा? अनुनाद करेगा। तो इन दोनों में क्या है? अनुनाद। और अगर दोनों में अनुनाद है तो भाई इस केस में हम ये बोलेंगे कि दोनों में अनुनाद हो रहा है तो जिसमें ज़्यादा अनुनाद होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा अनुनाद का है, बेंजाइलिक में ज़्यादा अनुनाद है, तो बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक। क्लियर है बात? जैसे हम यहाँ चेक करते हैं, अच्छा अनुनाद और अति संयुग्मन में से ज़्यादा प्रायिकता किसको देते हैं? अनुनाद वाले को देते हैं। अनुनाद वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला कौन सा है? बेंजाइलिक है। 3 डिग्री और बेंजाइलिक में से अगर अपन सेलेक्ट करें तो भाई यहाँ ज़्यादा स्टेबल जो है वो होगा कौन सा? अनुनाद वाला। अनुनाद वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी बेंजाइलिक को हम 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल मानेंगे। ये अनुनाद वाला है, ये अति संयुग्मन वाला है, अनुनाद वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में जो है वो एक लफड़ा है कि ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें क्योंकि भाई इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब अति संयुग्मन बहुत ज़्यादा है, और अति संयुग्मन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि भाई अति संयुग्मन ज़्यादा है तो कुछ बुक्स क्या करती है, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि अति संयुग्मन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बेंजाइलिक वाला जो है वो इससे कम स्टेबल हो जाएगा। यानी इन दोनों में से चेक करें तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं पर अगर 3 डिग्री को ज़्यादा स्टेबल देख लो तो वहाँ पर जो है वो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो क्या करता, आपको बेंजाइलिक को ज़्यादा स्टेबल मानना है। क्यों? क्योंकि भाई ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। 2 बार एग्जाम में आ चुका है और उस एग्जाम के बेसिस पर हम आंसर जो है वो कौन सा देंगे? बेंजाइलिक, क्योंकि एग्जाम ने दोनों ही बार बेंजाइलिक को क्या माना है भाई? मोर स्टेबल माना है।
क्लियर है। तो कहीं पर अगर आप 3 डिग्री को ज़्यादा स्टेबल लिखा हुआ देख लो तो भाई आपको जो है वो उसको बेंजाइलिक को ही ज़्यादा स्टेबल मानना है, क्योंकि एग्जाम ने जो आंसर दिया है हम उसको जो है वो चैलेंज नहीं करेंगे। क्लियर है बात। तो भाई ये एग्जाम ने माना है इसलिए हम बेंजाइलिक को ज़्यादा, और कंसेप्ट भी क्या है कि भाई अनुनाद वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। बाकी ये चीज़ जो है वो इनकी एनर्जी पर डिपेंड करती है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप ये याद रख लें कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। बेंजाइलिक विल बी मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। क्लियर है बात। फिर देखो ज़रा, लेकिन मैं अगर इसको चेक करूं, एलाइलिक है ना और एक 3 डिग्री, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं एलाइलिक और 3 डिग्री को, तो अब 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, अनुनाद वाला कम स्टेबल होगा, 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों? यहाँ इसको कारण बोलते हैं क्योंकि भाई इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से अतिसंयुग्मन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं अपन अतिसंयुग्मन में प्रसार, कि अतिसंयुग्मन बहुत ज़्यादा होता है तो अतिसंयुग्मन में प्रसार के कारण, अतिसंयुग्मन में प्रसार के कारण, ठीक है। इसका कारण क्या है? अतिसंयुग्मन में प्रसार। तो अतिसंयुग्मन बहुत ज़्यादा होने की वजह से 3 डिग्री वाला एलाइलिक से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, लेकिन 3 डिग्री वाला बेंजाइलिक से कम स्टेबल रहेगा। अगर मैं अब तीनों को कंपेयर करूं, एक तो हो गया भाई एलाइलिक, एक हो गया भाई बेंजाइलिक, एक हो गया भाई 3 डिग्री, ठीक है। एलाइलिक, बेंजाइलिक, 3 डिग्री, ये बेंजाइलिक और ये एलाइलिक, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकंड वाला बेंजाइलिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर कौन सा होगा? थर्ड वाला 3 डिग्री, और फर्स्ट वाला सबसे कम स्टेबल होगा। ये अपने पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में आपको क्या करना है भाई, ये सीक्वेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है डायरेक्टली। क्लियर बात। एक और देखो जरा, एक और है एग्जाम्पल भाई, देखना। एक तो ये है CH3 CH2 पॉजिटिव, एक मेरे पास ये है CH3 C और ये CH3, ये CH3 और ये CH2 पॉजिटिव, ठीक है। एक ये दोनों है। अब इन दोनों में से मेरे को चेक करनी है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर देखना जरा, आप क्या बताओगे भाई, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर इन दोनों को चेक करें तो इसके पास जो है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो जरा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा अतिसंयुग्मन होगा हम बोलते हैं स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन ये भी वापस से एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। क्या होता है कि भाई इसका ये जो समूह जुड़ा है ना टर्सरी ब्यूटाइल, इस टर्सरी ब्यूटाइल समूह का प्लस आई बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि ये 3 अल्फा हाइड्रोजन के प्लस H प्रभाव पर भी हावी हो जाता है, प्लस H प्रभाव पर भारी पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर इसका प्लस आई इतना ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्लस आई होने की वजह से क्या होगा भाई, इन दोनों में से ये वाला ज़्यादा स्थायी होगा, जबकि इसमें H प्रभाव है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका प्लस H प्लस आई बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात। तो ये कुछ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अपने पास ऑर्डर्स है जो आपको क्या करना है भाई, ध्यान में रखने हैं। क्लियर है। और मैंने आपको जो है लॉजिक के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए बताया है। कुछ और एग्जाम्पल अपन देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में। देखो ज़रा, तो देखो ज़रा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई। यहाँ पर भी आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, सिंपल सा काम है भैया। देखना, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ भाई, आप जो है वो एक एक को चेक करें कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा कम स्टेबल होना चाहिए और कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। चेक करें, देखें।
एग्जाम्पल है, वीडियो पॉज करें, आराम से सोचें, फिर आंसर मैच करें। देखो जरा, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इनमें हमें चेक करना है कि भाई कौन सा कार्बोकेटाइन कम स्थायी होगा और कौन सा वाला ज़्यादा स्थायी होगा। स्टेबिलिटी चेक करनी कैसे है, तो वो ही इफेक्ट चेक करने हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो डबल सिंगल पॉजिटिव अनुनाद है, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसमें भी अनुनाद है, इसमें अनुनाद नहीं है, तो अनुनाद वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसके पास चेक करते हैं भाई, अनुनाद दोनों में कॉमन आ गया तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये डबल बॉन्डेड है तो इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ये वाला तो जो है वो हाइड्रोजन अति संयुग्मन में नहीं जाएगा। जो अल्फा हाइड्रोजन अति संयुग्मन में जाता है हमें केवल वही चेक करने होते हैं, है ना। और इसके कंपैरिजन में इसको अल्फा मानूंगा तो इसके बाद 2 अल्फा एच है, और इसके पास जो है वो कितने माने जाएंगे, अपने पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन माने जाएंगे। तो इस केस में जो है, हाँ भाई ये डबल बॉन्डेड से जुड़ा ये वाला जो है वो भी अल्फा होगा, ठीक है ना, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा फर्स्ट में होगा, फिर सेकंड, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा भाई, थर्ड। ये अपने पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। क्लियर बात। यहाँ पर चेक करते हैं, मैंने कहा भाई कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाली जितनी भी प्रजातियां होगी वो सारी की सारी जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देने वाली प्रजातियां कौन सी होगी, जिनका प्लस वाला इफेक्ट होगा, प्लस आई प्लस एम प्लस एच, ये कोई इफेक्ट होगा तो वो सारी की सारी प्रजातियां इसको इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है ना। तो देखो जरा कि OCH3 का प्रभाव कैसा है, OCH3 का प्रभाव है प्लस एम, NO2 का प्रभाव कैसा है माइनस एम, CN का प्रभाव माइनस एम, CH3 का प्रभाव प्लस एच। क्लियर है बात। तो प्लस एम माइनस एम प्लस एच प्रभाव इनका दे रखा है। तो भैया सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, प्लस एम वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देगा, ये प्लस एच से इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर कौन सा आ जाएगा, प्लस एच वाला आ जाएगा। अब ये माइनस एम, ये माइनस एम, भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट इस पर लगेगा, स्थायित्व इसका उतना ही कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा माइनस वाला प्रभाव लगेगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, कम होगी। तो NO2 और CN में से माइनस एम ज़्यादा किसका है, NO2 है मोर माइनस एम देन CN, तो NO2 का ज़्यादा है माइनस एम, इसलिए NO2 वाले की स्टेबिलिटी कम होगी, थर्ड वाला, और फिर कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर है। यहाँ पर चेक करते हैं भाई, देखना जरा, सबसे पहले मैंने आपको बोल रखा है, बार बार बोलता हूँ कि भाई जब भी आपको ऐसे कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस में कैसे सोचेंगे कि भाई जो चीज़ सेम है उसको नहीं चेक करना है, जो चीज़ डिफरेंट होती है उसको चेक करना होता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जो पोजीशन है, कि भाई जो समूह है वो कहाँ कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, ऑर्थो पर है कि मेटा पर है कि पैरा पर है, ये चेक करना होता है। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा समूह जो होता है, पैरा ऑर्थो और पैरा स्थिति जो होती है, एम और एच, ये दोनों प्रभाव केवल ऑर्थो और पैरा पर ही होते हैं, मेटा पर एम और एच नहीं होता है। मेटा पर केवल कौन सा प्रभाव होता है, मेटा पर केवल आई प्रभाव होता है। तो यहाँ चेक करें तो इसके पास जो है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर सेकेंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि प्लस एच प्रभाव जितना ज़्यादा होता है हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर। यहाँ पर चेक करते हैं ये वाली पोजीशन कौन सी है भाई, इस बार ये मेटा पोजीशन दे दी, ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन और मेटा पोजीशन। तो आप सब में मेटा पोजीशन आपको दे दी, और मेटा पर कौन सा प्रभाव होता है, मेटा पर केवल आई प्रभाव होता है, एम और एच नहीं होते, केवल आई प्रभाव होता है। तो भैया इस केस में यहाँ पर जो है वो इसका प्लस आई हो जाएगा, इसका भी प्लस आई हो जाएगा,
यहाँ पर भी प्लस आई हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस आई हो जाएगा, सब में प्लस आई प्रभाव होगा। अब जो समूह जितना ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, प्लस आई प्रभाव उतना ही क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो भाई देखो ज़रा, यहाँ पर जो है वो कार्बन की संख्या ज़्यादा है, एल्काइल ग्रुप के केस में कार्बन की संख्या के समानुपाती होता है भाई प्लस आई, तो कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। अगर यही समूह मैं कहाँ लगा दूँ, पैरा पर लगा दूँ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ रहा है भाई, जस्ट अपोजिट आ रहा है। क्लियर है बात। यहाँ चेक करते हैं भाई CH3 CH2 और CD3 CH2 इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। क्लियर है, तो देखते हैं कि भाई दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। भाई देखो ये अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, यहाँ पर अल्फा ड्यूटेरियम कितने हैं, 3। भाई जैसे हाइड्रोजन अति संयुग्मन में भाग लेता है, अल्फा हाइड्रोजन अति संयुग्मन में भाग लेता है, वैसे ही अल्फा ड्यूटेरियम भी अति संयुग्मन, क्योंकि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या होते हैं भाई, हाइड्रोजन के ही समस्थानिक होते हैं। ड्यूटेरियम ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के ही समस्थानिक होते हैं, तो जैसा हाइड्रोजन काम करता है वैसा ही ये भी काम करते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पर अगर चेक करें तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई, CD3 CD और एक CH, ये 2 बॉन्ड है अपने पास, एक तो कार्बन ड्यूटेरियम, एक कार्बन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बंध सामर्थ्य की बात करें ना, बंध सामर्थ्य, तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन हाइड्रोजन की बजाय। कार्बन ड्यूटेरियम जो है वो जल्दी नहीं टूटता है, कार्बन हाइड्रोजन वाला आसानी से टूटेगा बजाय कार्बन ड्यूटेरियम के। तो देखना ज़रा यहाँ क्या होगा कि भाई जब भी हम अति संयुग्मन चलाते हैं तो देखो ज़रा, जैसे ये कोई कंपाउंड है, जैसे ये कोई कार्बोकेटाइन है, अब इसमें अति संयुग्मन चलाऊंगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अपने पास इसकी अति संयुग्मन से संरचना कैसी बनेगी भाई, ये वाली संरचना बनेगी, यानी अति संयुग्मन बना, अति संयुग्मन चला तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ ना, टूटा ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ कार्बन ड्यूटेरियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ वाला जो बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड अगर देरी से ब्रेक होगा तो यहाँ पर अति संयुग्मन की जो गति है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। इसलिए हम बोलेंगे कि भाई इस कंपाउंड में धीमा अति संयुग्मन है, धीमा अति संयुग्मन, ठीक है। और भाई धीमा, हाँ दोनों में होगा बराबर ही, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 ड्यूटेरियम है, अल्फा ड्यूटेरियम है, तो अति संयुग्मन की मात्रा दोनों में बराबर ही होगी, बस एक में तेज होगा अति संयुग्मन, एक में धीरे होगा। यहाँ पर धीमा अति संयुग्मन होगा। धीमा अति संयुग्मन होने का कारण क्या है कि कार्बन ड्यूटेरियम बंध की बंध सामर्थ्य कार्बन हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें धीमा अति संयुग्मन। क्लियर है बात। अब भाई धीमा अति संयुग्मन है, इसमें तेज है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, पहले वाला, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, CH3 CH2 CD3 CH2 से ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ गए बात को। फिर यहाँ पर आते हैं, देखना जरा कि भाई यहाँ CH3, ये पोजीशन कौन सी आ गई, मेटा, मेटा पर कौन सा प्रभाव लगता है, मेटा पर केवल आई प्रभाव लगता है। तो भाई याद करो, मैंने प्लस आई में आपको क्रम लिखाया था, एक तो CT3, एक CD3, एक CH3। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका था, CT3 का, CD3 का, फिर CH3 का। CD3 का प्लस आई ज्यादा होता है, तो यहाँ पर इसका प्लस आई ज्यादा होगा, इसका भी प्लस आई होगा लेकिन CD3 से कम होगा। प्लस आई जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इन दोनों में से चेक करें तो सेकंड वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, इस बार CD3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बात। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, वहां पर भी आपको सोचना है, आप खुद बताएंगे मेरे, देखना जरा। हाँ भाई, इस एग्जाम्पल के बारे में आपका क्या ख्याल है, सोच समझ के मेरे को बता देना भैया। देखो जरा, यहाँ पर चेक करते हैं भाई, ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ठीक है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा ड्यूटेरियम। काम दोनों का बराबर ही, अति संयुग्मन दोनों में होगा और बराबर मात्रा में होगा। तो क्या चेक करेंगे, बस स्लो और फास्ट। तो यहाँ स्लो हाइपर कॉन्जुगेशन, स्लो हाइपर कॉन्जुगेशन, धीमा अति संयुग्मन है, तो भाई ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में। मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, चेक करेंगे, देखा।
देखिए भाई, ये 4 एग्जाम्पल है। यहाँ मेरे को चेक करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है, कौन सा कम स्थायी कौन सा ज़्यादा स्थायी। क्या चेक करेंगे भाई साहब? चेक क्या करना है? जो इनका अपने पास प्रभाव है केवल वो ही चेक करना है। इन समूह का जो भी प्रभाव आता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो भाई देखो ज़रा, इन समूह का प्रभाव NO2, पोजिशन कौन सी है? ये मेटा पोजिशन है। मेटा पोजिशन पर इसका -I होगा, मेटा पोजिशन पर OCH3 का भी -I होगा। यहाँ चेक करते हैं तो पैरा पोजिशन आ गई, पैरा पर इसका -M होगा, OCH3 का +M होगा। क्लियर है बात? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन सा हो जाएगा? +M वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। +M के बाद में भाई देखो ये दोनों -I से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, -I से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये -M से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ किए जाएंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे पॉजिटिव चार्ज से, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो -M से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, इसका मतलब तीसरा वाला तो सबसे कम स्थायी हो जाएगा। अब पहले और दूसरे में चेक करना, तो -I ज़्यादा किसका है? NO2 का -I ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला कम स्थायी है। चौथे के बाद दूसरा आएगा, सबसे कम स्टेबल कौन सा? फर्स्ट। सबसे कम स्टेबल कौन सा? थर्ड। ये ऑर्डर आएगा 4 2 1 3। क्लियर है बात स्टेबिलिटी का? तो भाई कुछ इस तरीके से हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। समझ गए बात को? तो 3 फैक्टर हमने देख लिए, एक तो अनुनाद देख लिया, एक अति संयुग्मन देख लिया, एक कौन सा देख लिया भाई? I प्रभाव देख लिया। अब चौथा फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखे ज़रा। और चौथा फैक्टर भाई अपना है ब्रिज हेड। हाँ भाई, ब्रिज हेड परमाणु, ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज SI होगा। भाई देखो जरा, ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज SI होगा। अब ये ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है इसको देख लेंगे। भाई देखना कि मैंने आपको 2 तरह के कंपाउंड बताए हैं। एक तो कुछ इस तरह की कंपाउंड, ठीक है ना, जिनमें क्या होता है कि 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है। 2 रिंग 2 जगह से 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई होती है। एक मैंने आपको इस तरह के कंपाउंड बताए जिनमें 2 रिंग आपस में 4 डिग्री कार्बन से जुड़ी होती है। तो ब्रिज हेड जनरली अपन इसकी बात तो करेंगे नहीं, हम जो है वो इस तरह के कंपाउंड, इनको बोलते हैं बाईसाइक्लो। क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। और इनको क्या बोलते हैं? स्पाइरो। ठीक है ना? तो स्पाइरो की बात नहीं करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? बाईसाइक्लो की बात करेंगे। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड जो होते हैं, इनमें ये वाला जो 3 डिग्री कार्बन है, ये वाले, इनको ही हम क्या बोलते हैं भाई? ब्रिज हेड बोलते हैं। इनको ही क्या बोलते हैं भाई? ब्रिज हेड बोलते हैं। दोनों कार्बन जो है वो ब्रिज हेड कार्बन है, ये वाला भी ब्रिज हेड है और ये वाला भी ब्रिज हेड है। क्लियर है बात? तो ये जो कार्बन है भाई, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ही कम स्थायी होता है। या मैं अगर ऐसा बोल दूं कि भाई ब्रिज हेड कार्बन पर, ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड और द्विबंध दोनों ही अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है कि भाई ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल होता है, डबल बॉन्ड भी अनस्टेबल होता है। यानी कभी भी ब्रिज हेड पर ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना ही ब्रिज हेड पर कभी भी डबल बॉन्ड आएगा। दोनों नहीं आएंगे, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आएगा और डबल बॉन्ड भी नहीं आएगा ब्रिज हेड पर। अगर कहीं पर आता है या दे रखा है तो वो हाईली अनस्टेबल कंडीशन होती है, वो सबसे कम स्टेबल होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ब्रिज हेड वाला जो है वो बहुत ही कम स्टेबल होता है। ठीक है, अब क्यों कम स्टेबल क्यों होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। ध्यान से देखना जरा कि ब्रिज हेड जो है वो क्या है कंडीशन। भाई जैसे ये है, ब्रिज हेड पर पॉजिटिव चार्ज है ना,
इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। भाई इसका संकरण देखना, संकरण कैसा है, sp2, और sp2 संकरण में ज्यामिति कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। यानी जैसे ये अपने पास CH3 पॉजिटिव है, अब इस पर भी sp2 संकरण है, कार्बोकेटाइन है तो sp2 संकृत ही होगा, है ना जनरली, तो ये भी sp2 संकृत है। तो इसकी ज्यामिति कैसी है देखना जरा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये देखो जरा, अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो एक त्रिकोण बन रहा है और समतलीय व्यवस्था बन रही है एक ही तल में। समतलीय का मतलब क्या है, एक ही तल में। आप इसको कुछ यूं समझ सकते हैं कि भाई देखना जरा, त्रिकोणीय समतल किसको बोलते हैं, ये कंडीशन है, इसको त्रिकोणीय समतल बोलते हैं अपन, ठीक है ना। कुछ ये वाली जो कंडीशन होगी इसको त्रिकोणीय समतल बोलेंगे, ठीक है। ये जो कंडीशन है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, क्लियर है। और समतल क्यों है, क्योंकि तीनों के तीनों हाइड्रोजन और कार्बन, बीच में जो है वो कार्बन मान लो, ये सारे के सारे एक ही तल में है, ये कंडीशन है। sp2 संकरण में ये वाली कंडीशन, ज्यामिति ऐसी होती है। अब इनको अगर अपन एक हाइपोथेटिकल रेखा से मिला दें तो त्रिभुज जैसा बन रहा है, त्रिकोण जैसा बन रहा है, इसलिए इसको त्रिकोणीय समतलीय बोलते हैं, क्लियर है बात। अब होगा क्या कि अगर ब्रिज हेड पर आपने पॉजिटिव चार्ज लगाया तो ब्रिज हेड वाला देखना जरा, ये बॉन्ड जो है वो ऐसे झुके हुए हैं, 1 2 3, ये जो है वो ऐसे झुके हुए हैं। कहने का मतलब है ब्रिज हेड वाला जो है वो कुछ ऐसा होता है, ब्रिज हेड वाला कुछ इस कंडीशन में होता है, तीनों के तीनों जो है वो क्या है, ऐसे झुके हुए, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब sp2 संकरण है और ये झुके हुए हैं, तो ये क्या चाहेंगे भाई, समतलीय व्यवस्था में अरेंज होना चाहेंगे, ऐसे खुद को जो है वो समतलीय में व्यवस्थित करना चाहेंगे। और भाई खुद को समतलीय में व्यवस्थित करने के चक्कर में देखना जरा, ये कुछ ऐसे है ना। अब क्या होगा, खुद को समतलीय करना चाहेंगे और खुद को समतलीय करने के चक्कर में ये क्या कर लेंगे भाई, इस रिंग को जैसे ही ये समतलीय होने की कोशिश करेगा तो रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, रिंग ब्रेक हो जाएगी। और रिंग अगर एक बार टूट गई तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया है, खत्म हो गया, मॉलिक्यूल अस्थायी हो गया है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, अगर दे रखा है तो वो एक हाईली अनस्टेबल कंडीशन होती है। क्यों, क्योंकि sp2 संकृत कार्बन में ज्यामिति कैसी होती है भाई, त्रिकोणीय समतलीय होती है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि sp2 संकृत कार्बन त्रिकोणीय समतलीय होता है, ठीक है। क्योंकि sp2 संकृत कार्बन त्रिकोणीय समतलीय होता है, इसके आगे आप लिख लें, मैं बोल रहा हूं वो, क्योंकि sp2 संकृत कार्बन त्रिकोणीय समतलीय होता है, जिससे वलय में तनाव उत्पन्न होता है तथा वलय टूट जाती है, अतः यौगिक बहुत ही कम स्थायी होता है, क्लियर है बात। तो भाई ये कारण है कि ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और द्विबंध दोनों के दोनों हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जहां दे रखा है इसका मतलब वो बहुत ही कम स्टेबल कंडीशन है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये ब्रिज हेड का कंसेप्ट है। अब इसी पे हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखना कि ब्रिज हेड के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। भाई कंडीशन कुछ ऐसी है, ये एक कोई एग्जांपल दे दिया आपको, एक जैसे ये एग्जांपल दे दिया, एक जैसे ये एग्जांपल दे दिया मान लो, ठीक है। इन तीनों में स्टेबिलिटी चेक कर दी है, ठीक है। तो देखना ज़रा, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, ये वाले दोनों ब्रिज हेड, ये वाला तो ब्रिज हेड है ही नहीं, तो अगर इन दोनों में से कंपेयर करें थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड ये दोनों तो हाईली अनस्टेबल कंडीशन है, दे रखा है हाईली अनस्टेबल है, पता है। अब इन दोनों में से भी कंपैरेटिव चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है। तो एक चीज़ देखना, यहाँ पर जो एक वलय बन रही है, एक साइड जो रिंग बन रही है, किसी भी एक साइड चेक कर लो, या तो इस तरफ वाली या इधर वाली, आप चाहो तो ये वाली रिंग भी चेक कर सकते हो, एक ही बात होगी, ठीक है ना। तो एक किसी एक तरफ जो रिंग बन रही है वो 5 कार्बन की है, तो यहाँ पर जो है वो 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग। और जबकि इसमें किसी एक तरफ जो रिंग बन रही है, किसी एक तरफ ये वाली रिंग, ये कितने कार्बन की है भाई, यहाँ 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है।
और 5 और 6 कार्बन की रिंग में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है भाई? 6 कार्बन की रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। ये मैंने बताया हुआ है कि जैसे जैसे रिंग में कार्बन बढ़ते हैं तनाव क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तनाव कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसलिए अगर इन दोनों में से कंपेरेटिवली बात करें तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये रिंग में तनाव जो है वो हम पहले देख चुके हैं। देखना जरा, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है इन पे। अब मेरे को यहाँ स्टेबिलिटी चेक करनी है चारों में, तो इसमें देखना ये वाला भी 2 डिग्री है, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन आजू बाजू 2 कार्बन से जुड़ा है। ये भी 2 डिग्री है, आजू बाजू 2 कार्बन से जुड़ा है, सारे के सारे 2 डिग्री है। तो आप चेक करेंगे रिंग, तो ऐसे इधर से इधर जाएंगे तो रिंग में तनाव क्या हो जाएगा? रिंग में तनाव लगातार क्या होगा? कम होगा, क्योंकि रिंग में कार्बन जो है वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो रिंग में तनाव कम होगा। और तनाव कम होगा तो भाई इससे स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। रिंग में तनाव कम होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो भाई इधर से इधर चलेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा, ठीक है। जैसे ये कोई एग्जाम्पल है मेरे पास, इनमें स्टेबिलिटी चेक करनी है भाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, है ना। यहाँ स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो करते हैं। देखना ज़रा, ये वाला जो है वो कौन सा है? ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड। तो ब्रिज हेड वाला तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। अब सेकंड और थर्ड को चेक करना है, तो ये वाला देखता है, ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और ऐसे नहीं चेक करो तो आप अल्फा चेक कर लो, ये अल्फा, ये अल्फा। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है ना वो अल्फा तो है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन अति संयुग्मन में नहीं जाएगा। जो ब्रिज हेड का जो हाइड्रोजन होता है, याद करो, यह हाइड्रोजन ना तो चलावता में भाग लेता है, ना ही ये अति संयुग्मन में भाग लेता है। क्यों नहीं भाग लेता है अति संयुग्मन में? क्योंकि जब ये अति संयुग्मन इस पे करवा दोगे, अगर आप इसमें अति संयुग्मन चलाओगे ऐसे करके, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, अगर इसमें मैं अति संयुग्मन चलाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? डबल बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन पर। ये वाली कंडीशन आ जाएगी, H+ फ्री, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और ब्रिज हेड पर ना तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ना ही डबल बॉन्ड स्टेबल होता है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अपन कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन आप मानोगे। इसको चेक करते हैं, तो इसमें केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई? सेकंड। फिर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला ब्रिज हेड वाला है। क्लियर है बात? फिर देखो ज़रा, ये हो गया भाई ब्रिज हेड का कंसेप्ट। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, वहाँ पर आपको सोचना है कि कौन सा कम स्टेबल होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। देखना, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। अब इन तीनों में मेरे को कंपेयर करना है कि भाई कौन सा कम स्थायी है, कौन सा ज़्यादा स्थायी है। तो देखना ज़रा, ये वाला जो है इसके पास डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। ये भी दे सकता है भाई क्वेश्चन में, ये एरोमेटिक हो गया। ये वाला जो है वो कैसा है भाई? ये वाला 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा हो गया? ये एंटी एरोमेटिक हो गया। और ये वाला जो है वो डबल सिंगल पॉजिटिव, केवल इतना ही है, इसमें अपूर्ण संयुग्मन है, तो ये वाला कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा बता रखा है भाई? एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक और सबसे कम स्टेबल कौन सा है? एंटी एरोमेटिक। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर है बात? तो ऐसे आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है। फिर देखो ज़रा, एक और जो लास्ट अपने पास है फैक्टर, ये चौथा फैक्टर था कि भाई ब्रिज हेड पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अब लास्ट फैक्टर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है अपने पास, जिसको बोलते हैं अपन बैक बॉन्डिंग, पश्च बंधन। ये चौथा था। पांचवा है भाई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, हिंदी में बोलते हैं पश्च बंधन, शॉर्ट में बोलूँगा भाई बीबी, ठीक है, बीबी नंबर 1 नहीं, बीबी, ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग। हालांकि ये एक तरीके का अनुनाद ही है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या होता है देखना जरा, कि जैसे अपने पास कोई कंपाउंड है, मान लो CH2 और ये NH2, ये कंपाउंड है, ठीक है।
अब भाई इसमें मैं पूछ लूँ क्या अनुनाद होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? कि भाई लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, दो चीज संयुग्मन में है, एक के अंतराल पर है, इस पे अनुनाद होगा। इस तरीके का जो अनुनाद होता है ना, उसी को हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़े हुए जस्ट एटम पर एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आ जाए, है ना, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़े हुए परमाणु पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये कंडीशन होगी बैक बॉन्डिंग की। ठीक है, जैसे ये हो गया भाई, ये हो गया, ठीक है, यह भी बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है, ये भी बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है। तो अब बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है, तो इन दोनों में से मेरे को स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो करते हैं। देखना जरा, यहाँ पर जो है वो अनुनाद है, यहाँ पर भी अनुनाद है। इस अनुनाद का नाम, स्पेशल नाम इसको बोल देते हैं भाई बैक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर, इसको याद रखने के लिए एक बार डायरेक्टली बता देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर अगर कोई लोन, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़े हुए परमाणु पर कोई लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो बैक बॉन्डिंग यानी वहाँ अनुनाद हो जाएगा। तो अब इसमें देखना जरा क्या होगा, अब चेक करना है कि किसमें जो है वो बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, किसमें अनुनाद ज्यादा हो रहा है। जिसमें अनुनाद ज्यादा होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। अब इन दोनों में से मेरे को अनुनाद चेक करना किसमें ज्यादा हो रहा है। भाई देखना, यहाँ पर डोनर कौन है? दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन देने वाला दाता कौन है? यहाँ पर दाता है नाइट्रोजन। यहाँ दाता कौन है? यहाँ दाता है भाई ऑक्सीजन। ठीक है, अब भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, वहां बैक बॉन्डिंग जल्दी होगी, अनुनाद जल्दी होगा, अनुनाद जल्दी होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से बढ़िया दाता कौन है? आप खुद बताएं, कौन है? नाइट्रोजन। क्यों? विद्युत कम है, नाइट्रोजन की विद्युत कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो भाई इसलिए ये वाला जो है वो बढ़िया दाता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, बैक बॉन्डिंग जल्दी आएगी, बीबी जल्दी आएगी। भाई बीबी जल्दी आती है ना, तो स्थायित्व जल्दी आता है। ठीक है ना, तो देखो जरा, ये वाला जो है वो बढ़िया दाता है। ठीक है ना, तो बढ़िया दाता होने की वजह से जल्दी स्टेबल होगा। ऐसा ही एक केस अगर मैं बात करूं इन दोनों के, ठीक है, तो यहां पर देखो जरा, क्लोरीन पर लोन पेयर है, फ्लोरीन पर भी लोन पेयर है, लेकिन बढ़िया दाता कौन है? क्लोरीन के फ्लोरीन। देखो कि भाई पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़े हुए परमाणु पर लोन पेयर आ रहा है, तो इसका मतलब बीबी आ सकती है। तो भाई दोनों में से बढ़िया दाता कौन है? क्लोरीन बढ़िया दाता, बीबी यहाँ जल्दी आएगी, बैक बॉन्डिंग यहाँ जल्दी होगी, तो यहाँ जल्दी होगी, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला ज्यादा स्टेबल। समझ गए? ये अपना जो है वो अगला फैक्टर है बैक बॉन्डिंग। ठीक, फिर इसके बाद में एक और एग्जाम्पल, मैं आज का लास्ट एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ। ये तो हालांकि पहले बताया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। अगर मैं इन तीनों में चेक करूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा भाई? देखो जरा, ये वाला जो है इस पर संकरण कौन सा है? इस पर संकरण जो है वो अपने पास देखो, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड। विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्डेड की। याद करो, ज्यादा विद्युत ऋणी पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, कम विद्युत ऋणी पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे कम विद्युत ऋणी ये वाला है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये अपने पास किसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो 5 फैक्टर पढ़े हैं ना, इन पांचों को मिला के मैं आपको एक ऑर्डर बताऊंगा। वो ऑर्डर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें आगे भी उस ऑर्डर को काम में लेना है। जब हम कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट या आगे केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे जिनमें कार्बोकेटाइन बीच में बनता है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम दोबारा काम में लेंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट क्लास में हम अपने चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवा रखे हैं, है ना, वो आप सॉल्व कर लें। और नेक्स्ट जो अपना 75वां लेक्चर जो होगा, तब हम मॉड्यूल इसका डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।